1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में मैंने पिछली क्लास में आपको नागरिकता के बारे में पढ़ाया था और नागरिकता के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाग 2 में जो हमारी नागरिकता है और उसमें जो है उसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 तक जो है उसके टोटल अनुच्छेद थे। और इसको हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो हमारे संविधान में इसको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो है एकल नागरिकता है, और इसके बारे में मैंने आपको और डिटेल में बताया था। अगर मैं अब आगे बात करूँ हमारे संविधान में भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो है हमारे वो है मौलिक अधिकार, और इनको अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक रखा गया। मौलिक अधिकारों को हम लोग भारतीय संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं, तो मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी अगर बोली जाए तो इन अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मौलिक अधिकारों की, तो इनकी शुरुआत मानी जाती है 1215 में। सबसे पहले यूके में, ब्रिटेन में, यूके में क्या थे, 1215 में एक राजा था, उसने जो अपनी प्रजा थी उसको कुछ अधिकार दिए हुए थे एक पत्र के रूप में, इसलिए इनको मैग्ना कार्टा भी कहा। उस टाइम इनको मैग्ना कार्टा कहा गया था, इसलिए इसको मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मौलिक अधिकारों की शुरुआत या फिर मैं बोलूँ कहाँ से हुई, तो 1215 में यूके से हुई थी, ठीक है। और एक राजा के द्वारा की गई थी, जिसने अपनी जो प्रजा को कुछ अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों के बारे में मैं एक पत्र में लिख के उन्होंने दिया था, ठीक है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसए से, ठीक है। आपको याद रखना है कि शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो शुरुआत मानी जाती है 1215 में यूके के एक राजा के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगर मैं बात करूं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं कहाँ से, यूएसए से, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों बोला जाता है। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको जो है हमारे संविधान में क्या है, इनको एक संरक्षण दिया हुआ है, एक संरक्षण टाइप से दिया हुआ है, इसलिए इनको मौलिक अधिकार बोला जाता है। संरक्षण टाइप से दिया गया, संरक्षण दिया गया, इसका क्या मतलब है, संरक्षण दिया गया इसका मतलब ये है कि इन मौलिक अधिकारों में कोई भी चेंजेस नहीं किए, इनका कोई भी हनन नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार हो फिर या फिर चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक है। मौलिक अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता और इनका संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता ये एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि संशोधन इनका राज्य के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन तार्किक आधार पर संशोधन किया जा सकता है। किस आधार पर, तार्किक आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल तार्किक आधार पर संशोधन कैसा होता है, तार्किक आधार पर संशोधन ऐसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं अगर उनके हितों को रक्षित करने के लिए, आप उनकी संस्कृति को रक्षित करने के लिए, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या उनको आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे क्या हो गया, ये जो हो गया तो इसके लिए क्या संशोधन किया गया है, तो इसी को बोला जाता है क्या, तार्किक संशोधन बोला जाता है। और ये तार्किक संशोधन करने की नहीं सकती किसको दी गई, संसद को दी गई है, ठीक है। लेकिन कोई भी नेगेटिव या फिर नकारात्मक संशोधन मौलिक अधिकारों में नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो आइए देख लेते हैं कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों को जो है हमारे संविधान में भाग 3 में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 में इनको रखा गया है, ठीक है। भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकारों को, भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद जो है वह 12 से 35, ठीक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मौलिक अधिकार जो हमारे भाग 3 में रखे गए हैं, और संविधान के भाग 3 को क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। मैंने जैसा बताया था कि इनको क्या है, गारंटी और सुरक्षा दी गई है। मौलिक अधिकारों को इनके संरक्षण की इनका संरक्षण किया जाएगा, तो इसको बोला जाता है, इसलिए इनको गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, इसलिए मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मूल रूप से, देखो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है कि मूल रूप से मतलब जब हमारा संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे, तो तब हमारे भाग 3 में 7 मूल अधिकार थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि मूल रूप से पूछा क्वेश्चन, मतलब जब हमारा संविधान बना था तब जो थे टोटल 7 मूल अधिकार थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँगा तो कितने हैं, 6 अधिकार हैं, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों से। कब हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन में हटाया, 44वें संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया था, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहले क्षमता का अधिकार, ठीक है, 14 से
अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है रखा गया है समता का अधिकार। वहीं अगर मैं बात करूँ स्वतंत्रता का अधिकार जो रखा गया है वो रखा गया 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अनुच्छेद जो है उनमें क्या रखा गया, स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने को रखा गया है, 12 से 24 को क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ धर्म की स्वतंत्रता जो है उसको कहाँ से कहाँ रखा गया है, तो 25 से 28 तक जो धर्म की स्वतंत्रता को रखा गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिकार को 29 से 30 में रखा गया। तो यहाँ पे अभी हमने 5 देखे, इसका 2 और हैं, दो और हम लोग देखेंगे वो भी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कौन सा है, समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। वहीं अगर मैं बात करूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 22 से 24 तक है, 23 से 24 तक है। और वहीं अगर बात करूँ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 25 से 28 तक। और वहीं अगर बात करूँ संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार जो है वह 29 से 30 तक। इसके बाद जो आएगा वो आएगा संपत्ति का अधिकार। 31 अनुच्छेद जो है वो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। तो उसको क्या कर दिया गया था, उसको संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको इस सूची से निकाल दिया गया था। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो एक अधिकार और है 32 अनुच्छेद 32 जो रहा गया भारत का संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है, भारत का संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। ये आपको याद रखें। साथों मैं 2 और बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको 5 बता दिए थे, 5 मौलिक अधिकार। तो अगले जो मौलिक अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार, ठीक है। क्या रखना है, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 31 में है, ठीक है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जो रखा गया था, जो मूल रूप से संविधान जब हमारा बना तब तो हमारे इस अधिकार को मौलिक अधिकारों में रखा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था 44वें संविधान संशोधन, तो हुआ था 1978 में, 1978 में। उसके थ्रू इसको यहाँ से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। और कहाँ जोड़ दिया गया है, तो आपको याद रखना है, ये जुड़ा गया है भाग 12 के 300 का के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बोला मैंने कि जो हमारा जो, अगर मैं बात करूँ जो हमारा संविधान बना था मूल रूप से, तो मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारे मौलिक अधिकार में शामिल था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ है हमारा 1978 में, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर किसमें अलग से रखा गया है, भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया था। और वहीं अगला अगर मैं बात करूँ तो अगला जो आता है वो आता है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा, ये भी क्या है, एक हमारा मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखे, अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तो ये टोटल 7 जो हैं हमारे मौलिक अधिकार थे मूल रूप से। लेकिन अगर कोई आपसे बात करे कि अभी कितने प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो प्रेजेंट में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो जो हैं वो केवल और केवल 6 हैं। इसमें से कौन सा हटा दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है 44वें संविधान संशोधन के थ्रू हटा दिया गया है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं कि ऐसे अधिकार कौन कौन से हैं, ये तो साथ के साथ हो गए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसे कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। क्या लिखा मैंने, केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। क्या बोला, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, ये जो हैं ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनके अंदर क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, हमारे यहाँ पे जो विदेशी रह रहे हैं उनको प्राप्त नहीं है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ठीक है। ये आपका रखना। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जितने भी अधिकार बचे हुए हैं वो भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। मतलब इसके बाद जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, अनुच्छेद 14, 20, 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ये जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कुछ भारतीयों को प्राप्त, आप केवल केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकारों को याद कर लीजिए। बकाया के जो बचेंगे वो सारे के सारे भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त है। तो आपको याद कौन सा रखते हैं, भारतीयों को कौन से ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो आपको याद रखना है 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अनुच्छेद के जो भाग में रखे गए हैं और जो अनुच्छेद भाग 3 में जो रखे गए अनुच्छेद है वो 12 से 32 तक है। तो हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है और अनुच्छेद 13 में क्या है।
आपको देखना है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 में क्या रखा गया, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया, इसका मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो किसके मौलिक अधिकार जो है वो उनको किस संदर्भ में अगर कोई भी अगर उनसे रिलेटेड कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस संदर्भ में राज्य की डेफिनेशन क्या होगी उसको रखा गया है। तो राज्य की डेफिनेशन के इसमें बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जैसे कि भारत की सरकार, संसद, ठीक है। वहीं अगर मैं राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकार और विधानमंडल। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके साथ ही लोकल बॉडीज जो होती है हमारी, स्थानीय संस्थाएं, यहाँ पे स्थानीय निकाय जो होते हैं, ये सब भी राज्य में आएंगे, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ भी अन्य प्राधिकरण जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है राज्य के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके राज्य के अंदर रखा गया है, लेकिन आपको यही याद रखना है। इसको रखा गया है मेनली भारत की सरकार, संसद को, राज्य की सरकार, विधानमंडल को, और अन्य प्राधिकरण में LIC और ONGC जाएगा। और ऐसे और भी आती हैं कंपनियाँ, लेकिन आपको नॉर्मली LIC, ONGC इस टाइप की जो कंपनीज जो है ना, उनको भी राज्य में रखा गया। अगर ये कंपनियाँ अगर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में क्या हो सकता है, केस लड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि राज्य को क्यों डिफाइन किया गया, राज्य को इसलिए डिफाइन किया गया है कि क्या चीज़ें राज्य में आएंगी। अगर कोई ये बॉडीज़ जो है यहाँ पे मैंने बताई हुई है आपको, अगर ये बॉडीज़ अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करती हैं तो उनके खिलाफ जो है उच्चतम न्यायालय में, या फिर मैं बोलूँ उच्च न्यायालय में क्या करते हैं, केस किया जा सकता है। इसलिए अन्य प्राधिकरण में क्या LIC हो गया, ONGC हो गया, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ जैसे आती हैं, तो उन कंपनियों को भी अन्य प्राधिकरण में रखा गया है, राज्य के अंतर्गत ही रखा गया है। स्थानीय निकाय को भी रखा गया है, राज्य की सरकार को रखा गया है, और किसी राज्य की सरकार और विधानमंडल को, और भारत की सरकार एवं संसद को, ये सब क्या है, इन सब को रखा गया राज्य की परिभाषा में डिफाइन किया गया है हमारे संविधान। तो आप क्या रखना है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, आपको सीधा रखना है अनुच्छेद 12 में जो है वो है हमारी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो राज्य की परिभाषा में दी हुई है कि भारत की सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, और स्थानीय शासन निकाय और अन्य प्राधिकरण से LIC और ONGC जैसी बड़ी कंपनियां जो आती हैं उसमें रखी गई है, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया। इसके बाद के जो अनुच्छेद जो है वो हम लोग कल लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।